हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखे थे। आज डायमेंशन एनालिसिस का और भी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला का क्या हेल्प है, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। तो अगर जैसे कि एक क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जे, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है, सॉरी ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है और हमसे बोले कि चेक डायमेंशनल एनालिसिस। किसका डायमेंशनल एनालिसिस चेक करना है। डायमेंशनल एनालिसिस कहने का मतलब हुआ कि अब एक बात समझेंगे सबसे पहले कि अगर हम बोलते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू 2 न्यूटन, तो आप जानते हैं ना, अगर ये फोर्स 2 न्यूटन के बराबर है यानी कि राइट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी यूनिट और लेफ्ट साइड का यूनिट क्या होगा, सेम यूनिट होगा ना। तो उसी तरीके से डायमेंशन के हेल्प से हमें ये पता चलेगा, जैसे इधर टाइम है, ये t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब इसमें t क्या है, ये फॉर्मूला ऐसे आगे आप लोग पढ़ेंगे SHM में, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है। तो t है टाइम पीरियड। ये कहां से आया ये भी नहीं जानना है, बस जानना है, चेक करना सीखना है। अभी L है लेंथ ऑफ पेंडुलम और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर ये मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है कि नहीं डायमेंशनली, ठीक है। डायमेंशनली कहने का क्या सेंस है वो भी हम लोग देख लेंगे, पहले ये चेक करते हैं। मींस इधर का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन हमारे पास गिवन है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जे। तो डायमेंशन टाइम पीरियड तो खुद टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। अच्छा इधर m कितना होगा, m0 L0, ये टाइम है ना, तो सिर्फ t होगा। 2 पाई का कोई डायमेंशन होता है क्या, क्या इसका कोई यूनिट है 2 पाई का, नहीं है ना, तो इसका डायमेंशन भी तो नहीं होगा। अब देखिएगा अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, या अगर आप अभी लिखना चाहते हैं तो अंडर रूट लिख सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट याद रखें। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट x है मीन्स x का पावर 1/2। तो ये L क्या है, लेंथ, तो हम बोल सकते हैं L का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे G का वैल्यू आप लोग को मालूम है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर, m है क्या, मास है क्या, नहीं, ये m मतलब मीटर है, लेंथ है। तो L t का पावर, नीचे में है सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो t का पावर -2, ठीक है। अब देखिएगा इधर बच है सिर्फ t और इधर देखिए, अच्छा और रूट के अंदर तो ये भी है ना, तो इस पे भी ऊपर में लिखेंगे हाफ। ये इसको अगर ऊपर भेजे तो हमारे पास हो जाएगा L का पावर पहले से है हाफ और ये हो जाएगा L का पावर L t का पावर -2, इसका पावर -12, ठीक है। अब देखिएगा L t का पावर -2 और पावर -12।
यहां पे एल का पावर कितना है, -12, यहां एल का पावर +12। जैसे एस एक्स का पावर a इंटू एक्स का पावर b, तो ये क्या हो जाता है, x का पावर a प्लस b होता है ना। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, l का पावर 1/2 प्लस -1/2, तो क्या हो जाएगा l का पावर 0। मीन्स ये l का पावर l से l ये कैंसिल, अब है मतलब ये हो जाएगा l का पावर 1/2 -1/2। अब t का पावर यहां -2 और -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल मीन्स 1। तो इधर डायमेंशन क्या है, इधर t और इधर भी t। बात आ रही समझ में, इधर भी t और इधर भी t, यानी कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। इट इज डायमेंशनली करेक्ट, मीन्स दोनों साइड का डायमेंशन सही है। डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से अगर हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा ना क्वेश्चन को ये पकड़ने में, अगर फॉर्मूला भूल रहे हैं कि एल स्क्वायर होगा या एल होगा, तो हम डायमेंशन एनालिसिस से पता कर लेंगे। अगर एल स्क्वायर वहां पे लिख देते ना तो डायमेंशन से सही नहीं आता, तो इससे हम ये चेक कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से। तो दोनों तरफ टी आया मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब बोलोगे कि सर डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है, तो देखिएगा अगर इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देते, t = 4π√L/g, ठीक है। तो देखो ये 4π का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, 4π का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन तो L, G और T का होता है। तो इसमें जब कोई चेंज नहीं है तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट होगा। इट इज डायमेंशनली, आप चेक करके देख सकते हैं इसका डायमेंशन दोनों तरफ, डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन जैसे अभी तो आप नहीं जानते हैं ना, तो अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि ये होता है रियल फॉर्मूला, बट इट इज फिजिकली इनकरेक्ट। फिजिकली क्या है, ये इनकरेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। अगर यही क्यों, क्योंकि 2π नहीं होता है, 4π होता है, मीन्स कांस्टेंट बदला हुआ है, लेकिन डायमेंशनली ये करेक्ट है। डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से हम वो नहीं बता सकते हैं कि वो फिजिकली करेक्ट है कि नहीं। अगर हमारे पास ये है S = ut + ½ AT², आप जानते हैं ना इस फॉर्मूला को, पढ़े होंगे क्लास 9th में, S = ut + ½ AT²। ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि रियल फॉर्मूला है। डायमेंशनली करेक्ट। क्या ये फिजिकली करेक्ट है, तो हाँ फिजिकली भी करेक्ट है, क्योंकि रियल में यही होता है, फिजिकली करेक्ट। अगर इसी के जगह पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, S = ut + 4 AT², ठीक है। देखो ut S वही है, ut वही है, AT² वही है, चेंज है सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन ये फिजिकली इनकरेक्ट होगा, ठीक है, फिजिकली इनकरेक्ट। तो ये चीज ध्यान देना है कि डायमेंशन एनालिसिस से हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है कि नहीं, लेकिन उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू के बारे में नहीं बता सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखेंगे, डिफरेंट टाइप के। कुछ पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे। F = a + bt + ct², where F is
फोर्स, टी इज टाइम, ठीक है, टी टाइम है, और एबीसी कुछ कांस्टेंट है। तो बोल रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी का डायमेंशन फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। एफ इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। ये एफ क्या है? फोर्स। अगर ये फोर्स है तो ये भी क्या होगा? फोर्स। ये भी क्या होगा? फोर्स। और ये भी क्या होगा? फोर्स। अगर हम देखो, अगर लेफ्ट साइड में फोर्स है तो राइट साइड में भी फिक्स है कि वो फोर्स ही होगा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी इक्वल होगा ना। फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन मीन्स 2 न्यूटन भी क्या है? फोर्स है। तो लेफ्ट साइड में फोर्स है मीन्स राइट साइड में भी टोटल फोर्स है, और तीन चीज सम में है तो वो तीनों क्वांटिटी सेम होगा तभी ऐड करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है 1 मीटर प्लस 2 लीटर ऐड कर दे? कुछ बता सकते हैं? अच्छा, या 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर, क्या बोलेंगे इसको? ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, सेम यूनिट को ही ऐड कर सकते हैं, या तो दोनों मीटर में रहे या दोनों सेंटीमीटर में रहे, ठीक है। 1 मीटर और 2 केजी ऐड कर सकते हैं क्या? तो ये भी ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों यूनिट अलग अलग है, सेम यूनिट को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके, और अगर ये ऐड है इसका मतलब सबका यूनिट सेम है, और ये इसका यूनिट फोर्स, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, मतलब सबका यूनिट फोर्स का ही यूनिट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ए का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा, और वो क्या होता है? ml t का पावर -2। तो ये हो गया ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिएगा इस बीटी का, तो हम बोलेंगे कि इस बीटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये भी किसके बराबर होगा? फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। और बीटी तो बी इंटू टी, अच्छा, फोर्स ml t का पावर -2। ये t इधर जाएगा तो इधर बचेगा b, और ml, ये t इधर है, उधर जाएगा तो -1 ये लाएगा, तो -2 ऊपर में है, इसके वजह से -1, तो क्या हो जाएगा? -3। अब जानते हो ना, कोई क्वांटिटी इधर से उधर जाता है तो डिवाइड होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, और डिवाइड हुआ और ऊपर जाएगा तो निगेटिव के साथ जाएगा। तो ऐसे आप याद रखो कि इधर से उधर जाएगा तो निगेटिव कर लेंगे। तो b का डायमेंशन ml t का पावर -3। अगर c का डायमेंशन देखना है तो देखो हम क्या बोलेंगे? ct स्क्वायर का डायमेंशन, ct स्क्वायर का डायमेंशन और फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा, ct स्क्वायर। अच्छा, ये ct स्क्वायर जो है ना, तो ये तो c और t स्क्वायर, और फोर्स को क्या लिखे? एक मिनट, यहां पे देखते हैं इसको। ct स्क्वायर फोर्स के बराबर है, यानी ml t का पावर -2 के बराबर है। तो t का पावर 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml t का पावर -4, -2 और -2 -4। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे। P इक्वल टू 80 स्क्वायर अपॉन B अपॉन C प्लस टी। P इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस B अपॉन C प्लस टी। यहाँ पे P जो है ये है मोमेंटम, ठीक है, T टाइम, और ABC कांस्टेंट है, और बोल रहा है फाइंड
डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। अब जानते हैं ना मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, इसका डायमेंशन मास मीन्स एम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीन्स लेंथ, पर सेकेंड मतलब टी का पावर -1, और टाइम का तो टी। अब देखिएगा, अगर ये क्या है, मोमेंटम है, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या होगा, ये भी मोमेंटम होगा, और ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या होगा, ये भी मोमेंटम होगा, ये श्योर है। तो AT² का डायमेंशन, AT², इसका डायमेंशन क्या होगा, मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर। और मोमेंटम का डायमेंशन कितना है, तो मोमेंटम का डायमेंशन है AT², सॉरी हाँ, मोमेंटम ml × -1, ml × -1, ठीक है। तो AT² AT² सॉरी AT² ml × -1 के बराबर है। यहां से a का डायमेंशन क्या होगा, ml × -1, ये इधर जाएगा, -t⁻2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो t ⁻³ हो गया। अगर नेक्स्ट देखिएगा, फिर b अपॉन, हम बोले b अपॉन c + t, ये क्या है, ये भी मोमेंटम है। ये क्या है, मोमेंटम है। ये दो क्वांटिटी आपस में सम है, सम के फॉर्म में है, तो हम क्या बोलेंगे, t क्या है, टाइम, तो c का डायमेंशन, ये दोनों ऐड में है ना, और t का डायमेंशन क्या होगा, सेम, तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t, m0 l0 सिर्फ बचेगा t। अच्छा, इसका डायमेंशन आ गया t, इसका डायमेंशन आ गया t, तो ओवरऑल डायमेंशन क्या हुआ, मल्टीप्लाई t² लिखेंगे क्या, नहीं। अच्छा सुनो, ऐसा लिखते हो क्या, 1 मीटर + 1 मीटर कितना लिखते हो, 2 मीटर स्क्वायर, नहीं 2 मीटर लिखते हैं। तो जैसे इसका डायमेंशन ऐड करने से, दो क्वांटिटी को ऐड करने से डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका वही इसका, और दोनों का कंबाइंड भी वही होगा। तो अब अगर हम देखें तो इसका, इस पूरे का डायमेंशन b अपॉन c + t का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, मोमेंटम के बराबर, और b का तो कुछ ले लो b, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखें, नीचे में क्या होगा, टाइम है तो t, और इधर मोमेंटम, मोमेंटम ml × -1, ml × -1, ये उधर मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसे सोचो कि ऊपर जाएगा तो b t × -1 ml t × -1, तो ये b का डायमेंशन बनेगा, -1 उधर जाएगा तो +1, -1 और +1 कैंसिल, ml, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ml, a का ml t × -3 और c का t। तो अभी तक हम देखें कि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। डायमेंशनल एनालिसिस देखें कि कोई दिया हुआ है, कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो वो चेक करना कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसके बाद हम देखें कि अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें कोई कांस्टेंट वगैरह दे दे और उसका डायमेंशन पूछ ले तो वो फाइंड करना देखें। अब देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से
फॉर्मूला रिलेशन लाते कैसे हैं, जैसे F इक्वल टू एम ए, ये कैसे आया, ठीक है, कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा और उस पर कैसे आया ये चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डायमेंशनल एनालिसिस। एज अ टूल to find a relation between, ये between है, between various physical quantity, various physical quantities। इसे क्वेश्चन के हेल्प से ही समझेंगे। तो लिखिएगा एक क्वेश्चन, the time period of a simple pendulum as calculated by scientist was found to be dependent on the length of the pendulum and the acceleration due to gravity, find the relation। चल देखिएगा, बोला क्या कि डायमेंशनल एनालिसिस एज अ टूल टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है इस वाले हेडिंग के अंदर। अब क्या दिया, The time period of a simple pendulum as calculated by scientist was found to be dependent on, क्या डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलिए स्टेप आप ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन आसान होगा। मिस टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, मिस इसको लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। अब बच्चा बोलेगा सर डायरेक्टली या इनवर्सली, ये तो नहीं बता रहा है ना, तो हम पावर कुछ वेरिएबल ले लेंगे, बता दे उसका मतलब। फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, मीन्स किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ का, तो लेंथ का पावर कुछ ए ले लो। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो जी का पावर बी ले लो, और बोल रहा है कि इनके बीच में रिलेशन बताओ। तो यहां पे टी का टी, प्रोपोर्शनल साइन को एज इट इज रहने देंगे, एल का पावर ए, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -2, मीटर मीन्स एल टी का पावर -2, तो यहां हो जाएगा एल टी का पावर -2 और ऊपर में है बी। देखिए तो इधर है टी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटा करके इक्वल लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट यहां लिख देते हैं, तो कांस्टेंट अब के लिख दिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा एल का पावर यहां पे ए यहां पे बी, तो एल का पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। आप जानते हैं ना x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, x का पावर क्या होता है a प्लस बी, तो वही काम करते हैं, l का पावर a l का पावर b, तो l का पावर a प्लस बी, और t का पावर -2b, t का पावर -2b। तो इधर अगर देखें तो m है क्या, m0 l0 t का पावर 1, और इधर क्या है m0
L a प्लस बी और T माइनस 2b। दोनों साइड पावर कंपेयर करते हैं तो इधर m का पावर 0, m का पावर 0, उसमें तो कुछ है नहीं। L का T का देखिए, T का पावर माइनस 2b तो माइनस 2b, और इधर T का पावर 1 तो माइनस 2b 1 के बराबर है, तो b किसके बराबर है? माइनस 1/2 के बराबर है। ये माइनस 2 इधर आएगा ना तो माइनस 1/2, मिस b का वैल्यू आ गया। L का पावर किधर कितना है? a प्लस बी, इधर L का पावर 0 तो a प्लस बी कितना है? 0, तो b के जगह पे माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो a ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो a का वैल्यू प्लस 1/2। ठीक है, तो अब हम क्या करें? तो हम चलते हैं इनिशियल रिलेशन पे। अब तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर a, तो L कितना है? L क्या है? लेंथ, पावर a मीन्स 1/2। उसके बाद यहां है g का पावर b, तो g इसका पावर b का वैल्यू माइनस 1/2, तो हमारे पास क्या आया? t प्रोपोर्शनल टू L का पावर 1/2 और g का पावर 1/2। और जब पावर 1/2 है तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना कि t इज प्रोपोर्शनल टू L/g का पावर 1/2, और पावर 1/2 को रूट लिखते हैं तो t इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k अंडररूट L/g, क्योंकि पावर 1/2 होता है तो उसे रूट से रिप्लेस कर सकते हैं, उसका मतलब है अंडररूट, स्क्वायर रूट। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे भी थे ना, t इक्वल टू 2π√L/g आ तो गया, लेकिन हम यही बोले थे कि डायमेंशन की हेल्प से ये चीज़ हम बस फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये k का वैल्यू, अदरवाइज ये रिलेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इसलिए आ जाएगा, टफ चीज़ नहीं है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस was found to be dependent on the mass of substance and the volume displaced by it. What is the relation between them? तो क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाज फाउंड टू डिपेंडेंट ऑन मास, मीन्स डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, डिपेंडेंट है मीन्स प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस मीन्स m का पावर a, एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय इट एंड वॉल्यूम तो b। ठीक है, तो अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट kg और वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीन्स m है क्या? हाँ। l है क्या? मीटर क्यूब है ना, -3। t है क्या? नहीं।
मीन्स इसका डायमेंशन m l का पावर -3। इधर देखो m क्या था, मास, तो इस तो m ही रहेगा, m का पावर a। ये v क्या था, वेलोसिटी नहीं समझना है, यहां दे रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, l क्यूब, l का पावर 3 और पावर b, तो m1 l -3 और इधर m a l 3b। कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ, तो a का वैल्यू 1 और 3b का वैल्यू -3, तो b का वैल्यू -1। तो रिलेशन पे चले तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, m मास था तो m का पावर a मतलब 1, फिर v का पावर b, v कितना था, b का पावर b -1, तो इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप जानते हैं डेंसिटी यही तो होता ही है। अगर यहाँ पे कोई k दे दिया, अभी हम लिखेंगे k के फॉर्म में कि k कोई कांस्टेंट होता है, लेकिन हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे k का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर taken to be the base quantity, then find dependency of force on these quantities। चलिए देखिएगा, बोला कि इफ एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी बेस क्वांटिटी, क्या क्या, एरिया, ए मीन्स एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी taken to be base quantity, then find dependency of force on this quantity, मीन्स बताना है कि फोर्स का डिपेंडेंसी, मतलब फोर्स डिपेंड करता है एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी पे, वेलोसिटी है ना, हाँ, फोर्स डिपेंड करता है, पूछ रहा है कि डिपेंडेंसी बताओ, तो हम मान लिए कि फोर्स डिपेंड कर रहा है एरिया, वॉल्यूम और वेलोसिटी एंड डेंसिटी पे। तो फोर्स तो आप लोग जानते हैं ना, ml t का पावर -2, इक्वल लगा दिए और फिर k लगा दिए। a क्या था, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीन्स m0 l2 और पावर a। यहां v था वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, मीन्स l t का पावर -1 पावर b। ये है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स m l का पावर -3 और c। यहां पे अगर कंपेयर करेंगे तो ml t का पावर -2, l का पावर यहां पे 2a, यहां पे b, यहां पे -3c। चलिए m का सिर्फ यहां पे है तो m का पावर c,
टी का पावर, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी है, माइनस बी। हाँ, तो अगर हम दोनों तरफ डायमेंशन को कंपेयर करते हैं तो इधर t का पावर माइनस बी और इधर माइनस टू, तो माइनस बी का वैल्यू माइनस टू, यानी b का वैल्यू 2। यहाँ पे m का वैल्यू, m का पावर c और इधर m का वैल्यू, m का पावर 1, मतलब c का पावर 1। अब m और t हम कर लिए, l पे देखते हैं, तो l का पावर 2a प्लस b माइनस 3c है और इधर l का पावर 1 है, तो 1। 2a एक, तो 2a, b का वैल्यू जानते हैं 2, तो प्लस 2 और माइनस 3 और c का वैल्यू 1, तो 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 2a का वैल्यू आ जाएगा, देखो ये माइनस 3 इधर जाएगा तो 4 माइनस 2, यानी कि 2a इक्वल्स टू 2, तो a का वैल्यू 1। तो हमसे क्या पूछ रहा था ये रिलेशन बताने के लिए, तो f इज प्रोपोर्शनल टू a का पावर a, तो a का पावर, a का वैल्यू कितना है 1। उसके बाद v का पावर b, तो b का वैल्यू 2 और डेंसिटी का पावर c, तो डेंसिटी का पावर c कितना है 1। मीन्स फोर्स इक्वल्स टू k इंटू a v स्क्वायर रो। तो अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।